नाउ आई एम ऑडिबल टू द लास्ट रो? अब इससे आगे वालों को ऑडिबल नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम कहीं और है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द एक्शन पोटेंशियल। लास्ट लेक्चर जो हमने कंक्लूड किया था दैट वाज अबाउट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, और उसकी हमने वैल्यू भी कैलकुलेट की थी और उसमें पोटेशियम लीकी चैनल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो भी डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के ना दो मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अभी जहन में बता देता हूँ, फिर एंड पे ये भी रिवाइज भी करवाऊंगा, देखो ये आज हो गए हैं कि नहीं हो गए। पहला तो है कि हमने चैनल लेवल्स पर एक्शन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है, ये पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। हाउ डिफरेंट चैनल्स आर एक्टिंग डिफरेंटली फॉर जनरेशन ऑफ दैट एक्शन पोटेंशियल। और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा आज का ये है कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें हमने डिटेल से ये पढ़ना है कि ये चेंजेस कैसे हो रही हैं, क्योंकि दोनों अलग-अलग एससीक्यूज हैं। माइट भी आपको आज राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ एक्शन पोटेंशियल, तो आपको वो चैनल वाइज डिटेल सारी ड्रॉ भी करनी है और लिखनी भी है, और ये भी आ सकता है ड्रॉ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ अ नर्व फाइबर और अ न्यूरॉन। क्लियर होगी बात? बिफोर जंपिंग इनटू दिस सी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इससे पहले एक बात ना क्लियर करना बहुत जरूरी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइलिनेशन एंड अनमाइलिनेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है क्योंकि आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे आएगा। अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लो काइंडली ताकि दरमियान में डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, डू यू नो व्हाट्स द वर्ड माइलिनेशन मींस? Myelin sheath covering a neuron, and why the myelin sheath is required to cover a neuron, ये हाथ खड़ा करके बताना। Why Allah Jalla Shanu has provided neurons with myelin sheath, बताओ। For fast बेटे बाकी चुप कर जाओ जी। for fast nerve impulse. Fast nerve impulse, no, this is not the reason. This is not the reason that myelin is provided. Yes, नर्व इम्पल्सेस स्कैटर्ड ना हो जाएं, कुछ लॉजिक ठीक है ये, इससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है। For protection. हाथ खड़ा करो, हाँ बताओ। For protection. प्रोटेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वेरी गुड ऑल ऑफ यू जो इस लाइन पे सोच रहे थे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट? बेटे एक बात याद रखना, न्यूरॉन्स नर्व बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं। मोस्ट सेंसिटिव इन ह्यूमन बॉडी आर न्यूरॉन्स। सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो कि स्लाइट चेंज इन कंडीशन will affect them directly. Slight change in conditions. Slight change in condition का मतलब ये है कि बेटे सेल के अंदर जो एंजाइम मशीनरी काम कर रही है उसके लिए एक्वस एनवायरनमेंट होना जरूरी है, उसके लिए और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। न्यूक्लियस का काम करना जरूरी है, वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है, लेकिन वो सब पीएच से इफेक्ट होते हैं कि नहीं? वो अमाउंट ऑफ वाटर में सेल में इफेक्ट होते हैं कि नहीं? ये सब कंडीशंस हैं। न्यूरॉन्स में जब ये छेड़छाड़ होती है ना, अगर आप न्यूरॉन सेल की पीएच डिस्टर्ब कर दो, आप उसका वाटर कंटेंट डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा न्यूरॉन कहेगा भाई मैं तो काम नहीं करूंगा। इतना सेंसिटिव सेल है। इस सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए नेचर ने क्या किया है, अल्लाह ताला ने इनको एक प्रोटेक्शन दे दी है ताकि बाहर से जो ब्लड वेसल से कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो आम सेल्स को तो अफेक्ट करते हैं लेकिन वो न्यूरॉन को अफेक्ट नहीं करेंगे। अभी अगला कॉन्सेप्ट समझ लो जिससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं अगली बात करने लगा हूं। क्या माइलिनेशन हर न्यूरॉन के साथ मस्ट है या किसी किसी न्यूरॉन के साथ है? कंडीशन क्या है माइलिनेशन की? कंडीशन समझ लो कि कहां आपने ना ऑटोमेटिकली समझ लेना है कि यहां तो माइलिनेशन है ही, इसकी बात हो रही है, ये माइलिनेशन है। अच्छा, इसकी बात हो रही है या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर तो बात इसकी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजें, इसमें माइलिनेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये समझ लो। सीएनएस में कोई रूल नहीं है माइलिनेशन, आपको कुछ जगहों पे माइलिनेशन मिलेगी भी और कुछ जगहों पे माइलिनेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये है माइलिनेशन इज अ मस्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अभी तक आज की डेट तक कोई ऐसा न्यूरॉन नहीं मिला जो माइलिनेटेड ना हो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमेशा माइलिनेशन मिलेगी, चाहे वो पेरिफेरी का कोई भी पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कॉन्सेप्ट तो समझते हो ना, द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एंटरिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन मेकिंग एन एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोथ आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसका मतलब है हर सेंसरी न्यूरॉन before entering into the CNS is myelinated.
and every motor neuron just after its exit from the central nervous system becomes myelinated. So question ही आता है why nature has made it mandatory for a neuron of peripheral nervous system to be myelinated, and the answer is because in peripheral nervous system neurons are exposed. ये पढ़े में, ये superficial पढ़े में, ऊपर पढ़े में, सेंट्रल के छुपे हुए हैं. सेंट्रल के न्यूरॉन्स को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है. स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को अप्रोच करने के लिए पहले वर्टिब्रल कॉलम है, मेनिंजीज की शीट दी गई है, फिर जाके अंदर पढ़े में. सेम इज द केस इन द ब्रेन. वहां पे वर्टिब्रल कॉलम तो नहीं है, वहां पे उसकी जगह स्कल है जो कि फेस को भी साथ कवर कर रही है. अगेन मेनिंजीज का कवर है, फिर न्यूरॉन्स पड़े हैं, तो वहां पे प्रोटेक्शन ज्यादा है. इसीलिए वहां पे ये बोला कि कहीं पे माइलिनेशन है, कहीं पे नहीं. वहां इसीलिए रूल नहीं. लेकिन पेरिफेरल में ये सुपरफिशियली एक्सपोज्ड है. जब कभी खुदा ना खास्ता किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, गॉड फॉरबिड, तो वो बहुत कॉमन है कि अगर खुदा ना खास्ता फ्रैक्चर हो तो उसकी वो जगह भी जो उसकी आगे की जगह होती है वो सुन्न हो जाती है, क्योंकि वो फ्रैक्चर्स के साथ न्यूरॉन्स तो पहले डैमेज होते हैं, बाद में फ्रैक्चर तक बात पहुंचती है. नीचे बोन नीचे होती है, न्यूरॉन्स ऊपर पड़े होते हैं. तो इसलिए लॉजिक समझ लो कि यहाँ पे हाँ, ये जिन्होंने यह बताया था कि सर स्पीड कंडक्शन की बढ़ जाती है माइलिनेशन की वजह से, वो बाय वन गेट वन फ्री इफेक्ट है. अल्लाह ताला ने माइलिनेशन इसलिए नहीं बनाई थी कि स्पीड बढ़ाना मकसद था. माइलिनेशन इसलिए बनाई थी कि प्रोटेक्ट करना था. हाँ, बाय वन गेट वन में क्या मिल गया साथ? स्पीड भी मिल गई. अब देखो, अब लॉजिक भी समझो. सेंसरी से जो मैसेज आना है स्पीडी होना चाहिए, जो मोटर से रिस्पॉन्स जाना है स्पीडी होना चाहिए. तो वो लॉजिक अब फिट हो जाती है कि वो कैसे उसमें. और आपको पता ही है जहां पे माइलिनेशन है वहां पे कौन सी कंडक्शन है? सॉल्टेटरी कंडक्शन. पीपल हैव ऑलरेडी रेड दैट. और वो जो पॉइंट्स हैं जहां पे वो कंडक्शन हो रही है उनको क्या कहते हैं? गेट्स, नोड्स ऑफ रेनवियर. वो जगह हैं जहां पे माइलिनेशन नहीं है. माइलिनेशन ऐसे नहीं होती, थ्रू एंड थ्रू नहीं होती. ये इधर देखो मेरी तरफ, ये न्यूरॉन है, उसके ऊपर या इसको बोर्ड मार्कर को न्यूरॉन ले लेते हैं. माइलिनेशन ऐसे होती है, जस्ट लाइक कॉन्टिन्यूस नहीं है ऐसे. And how the myelination is formed? Schwann cells. Schwann cells का नाम याद रखना है. अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे नर्वस सिस्टम में दो किस्म के सेल्स हैं. एक न्यूरोनल सेल्स हैं, एक नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं. यस, जिनको स्पोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं. उनमें से एक Schwann सेल्स है. Schwann cells, एक लाइन सुन लो. Schwann cells forms the myelin only for peripheral nervous system, not for central nervous system. सेंटर के लिए जो माइलिन बनाते हैं उनका नाम है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. वो भी नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं. और श्वान सेल्स के अंदर जो एक्चुअली जो माइलिन में होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द माइलिन? स्फिंगोमाइलिन. ये एक फैट है, फैट की कह लो उसकी मतलब कंटेंट है. तो ये फैटी लेयर होती है. और आपको पता है फैट इंसुलेशन देती है, तो बिल्कुल इसी तरह ये इंसुलेट कर देती है पेरिफेरल न्यूरॉन्स. ये क्लियर हो गया माइलिनेशन नॉन माइलिनेशन का कॉन्सेप्ट. ये देना जरूरी था क्योंकि आगे फिर मैं एक्शन पोटेंशियल पे जाऊंगा. ओके, अब मैं आता हूं कि जो बेसिक आज का टॉपिक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट करना है कि चैनल में क्या चेंजेस आ रही हैं. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ एक्शन पोटेंशियल बिगिंस, व्हाट्स योर आंसर? रेज योर हैंड, बताओ. थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई. Very good. This is the most important thing if there is a need to generate action potential. अब मैं आपको अगली बात यहां बताता हूं. स्टिमुलाई इन तीन में से कोई सी एक हो सकता है. हमारी ह्यूमन बॉडी, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं कि तीन में से कोई एक होगा. अगर वो आएगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल एंड न्यूरॉन. अच्छा, जो मेरे लास्ट लेक्चर था ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला, वो मैं जनरल बात कर रहा था बॉडी में, वो सिर्फ न्यूरॉन की बात नहीं हो रही थी. आज का लेक्चर सिर्फ न्यूरॉन से रिलेटेड है. ये बात क्लियर रखनी है अपने ज़हन में. एक स्टिमुलस होता है ये मैकेनिकल, एक स्टिमुलस होता है ये केमिकल, और एक स्टिमुलस होता है ये इलेक्ट्रिकल. हमारे ह्यूमन बॉडी में जब न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आइदर ऑफ द थ्री विल कॉज व्हाट? द जनरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. वो क्या क्या हो सकता है? स्टिमुलस, मैकेनिकल, और कौन सा हो सकता है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल.
मैकेनिकल की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैकेनिकल स्टिमुलस में, लाइक मैकेनिकली टचिंग द स्किन। मैकेनिकल का वर्ड तो समझते हो ना, एक्चुअल फिजिकल डिफॉर्मिटी, टच करना पड़ेगा, ये डिफॉर्मिटी, या कुछ भी कोई भी चीज टच करनी पड़ेगी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए। लाइक हम कहीं मार्केट में खड़े हुए हैं, एकदम कोई पीछे से शोल्डर पे हाथ रखता है, वी फील इट, हम ऐसे मुड़ के देखते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, वट एवर। तो दैट इज अ मैकेनिकल स्टिमुलेशन फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। केमिकल के केस में यह वर्ड आपने सुन रखा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। लेकिन ये किस लेवल पे एक्ट कर रहे होते हैं ये आपको पता है, जहां पे क्या होता है, साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इसका मतलब है एक न्यूरॉन से अगर अगले न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल पहुंचाना है तो स्टिमुलस किस फॉर्म में जाएगा, केमिकल फॉर्म, एंड दैट केमिकल इन दिस केस इज न्यूरोट्रांसमीटर। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है फ्लो ऑफ आयन से, और ये कौन ह्यूमन बॉडी में कौन करता है, ये दो जगहों पे चल रहा होता है काम, एक तो हार्ट मसल में और एक स्मूथ मसल ऑफ गट। गट समझते हो, यस, योर इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्रॉम माउथ टिल एनस। तो इन दो जगहों पे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा होता है उसकी रीजन क्या होती है, फ्लो ऑफ आयंस, मतलब उसकी रीजन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल। आपको पता है ना, हार्ट और स्मूथ मसल इनवॉलेंटरी है, वो अपना खुद ब खुद करंट चलाते रहते हैं, तो वो खुद ब खुद करंट की लॉजिक है। वहां भी एक्शन पोटेंशियल्स होते हैं लेकिन वो खुद ही उसको चेंज करते रहते हैं, खुद ही वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, उस हिसाब से चलता रहता है। हाँ, हार्ट एक कांस्टेंट है, हार्ट एक कांस्टेंट पे काम कर रहा है, जो स्मूथ मसल ऑफ गट है उसकी तरह चेंज हो सकती है, ऊपर नीचे आपको डिपेंड करता है वो कितना ऑक्यूपाइड है, कितना खाना आपने खाया हुआ है, या क्या चल रहा है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक की कितनी जनरेशन है उस वक्त, बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो ये तीन स्टिमुलस समझ आ गए। एक वर्ड इन्होंने अभी हमें बताया, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, नॉट एन ऑर्डिनरी स्टिमुलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन? इसकी वैल्यू है -70 मिलीवोल्ट्स। पहले तो हम इस वैल्यू की बात कर लेते हैं, इसमें माइनस साइन क्या बता रहा है? यस, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब है द पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरॉन इनसाइड, of a neurons inside, intracellular potential when there is no action potential, that is the resting membrane potential of a neuron। और inside उस वक्त क्या होती है, नेगेटिव होती है। और मुझे जल्दी से रिवाइज करवाओ, inside of the negativity during resting की causes, पोटाशियम लीकी चैनल, सोडियम लीकी चैनल एंड सोडियम पोटाशियम इंटरफेरेंस। वेरी गुड। हाँ, इसमें जो सोडियम लीकी चैनल है वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं करवा रहे, हाँ वो पॉजिटिव करवा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि उनकी एक तो परमेबिलिटी बहुत कम है, उनका नंबर बहुत कम है, तो इसलिए उनका रोल इतना मेजर है नहीं। एक और रीजन यहां पे ऐड कर लो, एक और रीजन स्पेसिफिकली न्यूरॉन से रिलेटेड, कि इंट्रासेलुलर न्यूरॉन के अंदर जनरली कुछ नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं, जिसमें सबसे प्रीडोमिनेंट जो है वो प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं न्यूरॉन में, बहुत हाई अमाउंट में बन रहे हैं, क्योंकि काम कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे, न्यूरोट्रांसमीटर्स फॉर्मेशन, जो हर वक्त चाहिए हमें, हर वक्त। ये जो मैं आपको हर वक्त का वर्ड भी बोल रहा हूँ ना, मेरे थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर यूज हो रहे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि हम कितनी इन्वॉल्विंग एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे आप कोई क्लास टेस्ट दे रहे हैं या आप वाइवे में, तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बीइंग यूज्ड एट दैट टाइम। आई ऑलवेज से टू एवरी स्टूडेंट आई मीट that please whenever you have a test or a viva in the morning, do have a very good sleep before night, at least one night before, and do have a gentle breakfast before that viva. And for medical student, these two things are usually absent before every written test and viva, because these two things are mandatory to generate enough number of neurotransmitter in the brain. आपको नहीं पता होता, आप समझ रहे होते हो कि नहीं मैंने पढ़ना है, मेरा फलाना रहता है, मैं रात 3, 4, 5 सुबह तक राह जागना ही है, एक रिकॉर्ड बना देना, सुबह अखबार में नाम भी आएगा इंशाल्लाह।
उसके बाद नाश्ता भी स्किप करना है, क्योंकि नाश्ते के जो 15 मिनट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लगाने हैं पे उसके अंदर जो मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। और वो सारा टाइम लेके जब आप वाइवे में जाते हो ना, तो एक सिंपल से क्वेश्चन का भी आप समझ रहे होते हो, आप आंसर कर रहे हो, लेकिन यूजुअली योर नंबर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आर डिप्लीटेड। आप उस लेवल तक आपको लग रहा होता है आप अपनी ब्रेन की मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहे हो, लेकिन ब्रेन की मैक्सिमम एफिशिएंसी उतनी है ही नहीं जितनी आप कर सकते हो। और वैसे भी एक लॉजिकली स्पीकिंग, यार हम भी मेडिकल स्टूडेंट रहे भी हैं और अभी भी हैं, अब आगे भी हम कोर्सेज कर रहे हैं, क्या उखाड़ लोगे आखिरी रात में जो माशाल्लाह पिछले एक हफ्ते में नहीं कर सके? मुझे सिर्फ इसकी रीजन एक समझा दो कि वो आखिरी रात में कौन से ऐसे नौरानी कुछ वो उतराव होते हैं कि जिसकी वजह से एकदम पोटेंशियल जनरेट होकर आसमान पे पहुंच जाता है। वो पता सिर्फ क्या है, वो सिर्फ एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है कि आज की रात जो मैं कर जाऊंगी या कर जाऊंगा ना पढ़ाई के अंदर, वो अनपैरेलल है, वो मेरी एबिलिटी पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं हो रहा होता। और ये तो गारंटी है, ये तो मैं वैसे आपको बता देता हूं कि जो लोग रात आखिरी रात जाकर आते हैं ना, वो एग्जामिनेशन में कभी 100% दे ही नहीं सकते, कभी भी नहीं दे सकते। तो इसलिए प्लीज ये हमेशा ध्यान में रखना, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल बातें जो मैंने सोचा शेयर कर। तो इसमें नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, उसकी वजह से भी ये चार्ज नेगेटिव रहते हैं, और बाकी 3 लॉजिक तो आपने बताई नहीं। ओके, अब जरा इसकी बात जिसकी वजह से मैंने ये वैल्यू लिखी थी, थ्रेशहोल्ड। अगर यहां पे इधर देखना बोर्ड पे, अगर -70 पे इन तीनों में से कोई एक स्टिमुलस आ जाए, इन तीनों में से कोई एक स्टिमुलस इस -70 को डिस्टर्ब करे, तो क्या एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यस और नो? सर अभी तो आपने बताया ये तीनों स्टिमुलस हैं, तो इनके आने से होना चाहिए, नहीं एक कंडीशन है, इन तीनों के आने से ये अचीव होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इसकी मैं आसान तरीका बता देता हूं, जितना रेस्टिंग होता है ना, उसमें आपने 15 to 20 मिलीवोल्ट्स ऐड कर देना। जब आप इसमें प्लस करोगे 15 और 20 को, तो वो कितना बन जाएगा, -55 to -50, इतना ही बन जाएगा ना। जब 15 या 20 ऐड करेंगे, मैथ्स है ना, -70 + 15, तो उसमें करके वो कम हो जाएगा। आगे वो वाला नहीं है कि 70 + 15 में आगे चला जाएगा, वो वाला चक्कर नहीं है। मैं समझाता हूँ, मैं लॉजिक बताता हूँ ये कैसे, हम ये कर कैसे रहे। मैं चैनल पे आता हूँ, पहले मैं कोई और बात बता रहा हूँ। जब तक ये वैल्यू अचीव नहीं होगी ना, तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ये भी लाइन सुन लो, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपने अगले पार्ट ऑफ लेक्चर। क्या बता रहा हूं, जब तक ये -70 से इंक्रीज कर, देखो अगर मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, मैं इंक्रीज करूं डिक्रीज करूं, इंक्रीज करूं, माइनस से प्लस की तरफ इंक्रीज होता है। तो जब तक ये -70 से इंक्रीज होता होता -55 और -50 की वैल्यू टच नहीं करेगा, तब तक एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। जैसे ही -55 को टच किया, वहीं से फौरन क्या जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल। ये लाइन सुन ली, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि एक्चुअली सेलुलर लेवल पे हो क्या रहा है। ओके, अब मैं आता हूं सेलुलर लेवल पे। यहां पे एक्शन पोटेंशियल के अंदर पोटेशियम लीकी चैनल्स की बात नहीं करनी, यहां पे सोडियम लीकी चैनल्स की बात नहीं करनी। हाँ, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की बात हमने करनी। तो पहली 2 चीजें तो निकाल दो जब एक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो। क्या चीजें निकालनी? पोटेशियम लीकी चैनल एंड सोडियम लीकी चैनल। यहां पे कुछ ऐड कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, और एक दूसरी चीज ऐड कर रहे हैं, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। कौन सी 2 चीजें ऐड हुई हैं एक्शन पोटेंशियल में? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब इधर बोर्ड पे देखने में ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्रॉ करने लगा हूं, उसकी 3 डिफरेंट कंडीशन, 3 डिफरेंट स्टेजेस। बाय द वे, अगर मैं कोई चीज बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूं, तो क्या आप उसे पेपर में नहीं बना सकते? मेरे ख्याल में बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी क्लियर विद दिस थिंग, आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। तो मुझे बिल्कुल डायग्रामेटिकली मैं बहुत पुअर हूं, मैं कोई बहुत आर्टिस्टिक डायग्राम मुझे बनानी भी नहीं आती। लेकिन द थिंग इज कि अगर नहीं बनानी आती, तो अगर ये सिंपल बना रहा हूं मैं बोर्ड के ऊपर, तो आप लोग इसे
कहीं ना कहीं ड्रॉ कर सकते हो इफ यू नीड इट। अच्छा, ये मैंने जो रेड में बनाए हैं, दीज आर द सोडियम चैनल। सोडियम चैनल ये पहली एक, ये भी सोडियम चैनल है, ये भी सोडियम चैनल है, ये भी सोडियम चैनल है। क्या लग रहा है देख के? फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ है? देयर इज अ एंट्री गेट, ये आउटसाइड सेल है, ये इनसाइड सेल। ये तो क्लियर कर लेना पहले, पता लगे सारी थ्योरी डिस्कस करके तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट बना। आउटसाइड सेल, इनसाइड सेल, तीनों कंडीशंस में यही है। एंट्री गेट, एग्जिट गेट, आसान वर्ड्स में। और अगर इसको मेडिकल की लैंग्वेज में बोलें तो बुक इसको लिखती है एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट। इनका नाम ही ऐसे है, एक्टिवेशन गेट, इनएक्टिवेशन गेट। तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। आउटसाइड जो फेस कर रहा है वो कौन सा है? एक्टिवेशन गेट। जो इनसाइड फेस कर रहा है वो कौन सा है? इनएक्टिवेशन गेट। इनके नाम ही ऐसे हैं, तो काम भी काफी हद तक समझ आ जाएगा यहां से। अब मुझे सिर्फ बताओ कि जो डायग्राम 1 है इसमें क्या चल रहा है एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट का? देखिए, एक्टिवेशन गेट्स आर क्लोज्ड, इनएक्टिवेशन गेट्स आर ओपन। 2 में क्या चल रहा है? बोथ आर ओपन। 3 में क्या चल रहा है? ऑपोजिट टू द फर्स्ट वन, इनएक्टिवेशन गेट इज क्लोज्ड, एक्टिवेशन गेट इज स्टिल ओपन। ये कौन से 3 फेजेस है एक्शन पोटेंशियल के? द फर्स्ट वन is this resting phase। अब मेरा क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ड्यूरिंग रेस्टिंग? द एक्टिवेशन गेट्स आर क्लोज्ड, द इनएक्टिवेशन गेट्स आर ओपन। ये इसमें होगा, ये याद रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये भूल गए ना, अगले तीनों गलत कर दो, दोनों चीजें गलत कर दो। इसको आपने ऐसे ही याद रखना। और ये कंडीशन अभी दोबारा भी आपसे पूछूंगा, एक और काम में पूछूंगा अभी आपसे। अब एक बात और सुन लो, इधर मेरी तरफ देखो। अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को इस कंडीशन में होना है। अगर इसके अलावा किसी और कंडीशन में होगा तो चाहे जितना मर्जी स्टिमुलस देते जाओ, सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा, सोडियम चैनल काम नहीं करेगा। इसीलिए बता रहा हूं कि इसको याद रख लो। इस कंडीशन में होना जरूरी है सोडियम चैनल का, अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना है। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इस लाइन के अंदर, एक चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हालांकि थोड़ा सा स्टिमुलस भी बहुत होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, लेकिन अगर इस कंडीशन में नहीं है ना सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल कहेगा भैया और जो मर्जी कर लो, मैं तो नहीं करने लगा जनरेट, और जनरेट नहीं करूंगा, मजीद जनरेट नहीं करूंगा। जो एक दफा हो गया वो हो गया, दोबारा नहीं मैं कर सकता, मुझे पहले वापस इस कंडीशन में लेकर आओ, ताकि जब नया एक्शन पोटेंशियल आए तो मैं दोबारा से ये प्रोसेस कर सकूं। इस कंडीशन में जब ये रेस्टिंग में होता है तो इस कंडीशन में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। रेस्टिंग में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड है। पोलर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा आता होगा, मैं सिर्फ मुझे इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मुझे जो मेडिकल से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी चीज को पोलर तब कहते हैं जब उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। मैं सेल मेम्ब्रेन को पोलर बोल रहा हूं, इसका मतलब है उसके अक्रॉस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और वो हमें पता ही है कि बिफोर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द सेल क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल क्या है? नेगेटिव। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेस्टिंग में ये मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज्ड। अब अगली बात सुननी है मेरी। Whenever action potential arrives or the stimulus arrives, इस पे जब एक्ट करता है, what happens? दो काम होते हैं सोडियम चैनल्स के अंदर। अभी मेरी बात ना सुन लो, प्लीज सुन लो इसको, इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, इसको समझ लो। जब भी एक्शन पोटेंशियल होता है दो काम शुरू हो जाते हैं। क्या?
the activation gate start to open, the inactivation gate starts to close simultaneously. ये नहीं सिर्फ याद रख लेना कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो एक्टिवेशन गेट तो ओपन हो जाते हैं जैसे नजर आ रहा है, और इनएक्टिवेशन गेट भी ओपन ही नहीं, ये क्लोज होना शुरू हो जाते हैं. ये अभी ऐसे था, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक. लेकिन यहां पे एक ट्रिक है. वो ट्रिक ये है, द स्पीड ऑफ ओपनिंग ऑफ एक्टिवेशन एंड द स्पीड ऑफ क्लोजिंग ऑफ इनएक्टिवेशन इज डिफरेंट. The speed with which the activation gate opens is much faster than the speed with which inactivation gate are closing. इसको स्पीड को पता क्या लिख रही है बुक, क्या लिख रही है, इसको लिखती है कन्फर्मेशनल चेंज. मैं बुक की लाइन बोल रहा हूं, मेरी तरफ देखो, पढ़ लोगे आप लोग जाके, मेरी तरफ देखो ताकि समझ आ जाएगी. द कन्फर्मेशनल चेंज फॉर द ओपनिंग ऑफ एक्टिवेशन गेट इज मच फास्टर than the conformational change of closing of inactivation gate. तो काम तो इकट्ठे शुरू होना है, लेकिन आई थिंक ऐसे हो जाएगा. समझ रहे हो कि अगर ये ऐसे था क्लोज, नीचे वाला ओपन, तो होना तो इकट्ठा ये चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि ये जल्दी ओपन हो गया, ये अभी क्लोज हो रहा है, इसको टाइम लग रहा है. तो जितना टाइम इसको भी क्लोज होने में लगना है इनएक्टिवेशन गेट को, उतनी देर में क्या शुरू हो जाता है, सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल. क्या होना शुरू हो जाता है, सोडियम आयन को जगह मिल गई ना, दोनों गेट ही, उसको तो दोनों ओपन नजर आ रहे हैं ना, उसको तो नहीं पता अगला बंद हो रहा है नहीं हो रहा, तो पता ओपन है, गुजर रहे हो. अच्छा क्यों मूव कर रहा है और बाहर से अंदर ही क्यों कर रहा है, वो हमको पहले ही पता है. 140 मिली इक्विवेलेंट्स, 14 मिली इक्विवेलेंट्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ चैनल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया है. तो पहले तो ये चल रहा था, नेगेटिविटी थी, बाहर पॉजिटिविटी. अब क्या होना शुरू हो जाएगा, अंदर पॉजिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी सोडियम के अंदर आने से, बाहर नेगेटिविटी. अच्छा ये जरा ना, ये भी बहुत पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ लो, बच्चे अक्सर गलत ही बनाते हैं और गलत ही बताते हैं. इसके अंदर आने से बाहर की निस्बत पॉजिटिविटी होनी शुरू हो गई. बात समझ आ रही? इसके अंदर आने से अंदर की निस्बत बाहर क्या होनी शुरू हो गई है, नेगेटिविटी. अभी भी आ रहे हैं, इसका मतलब है अभी भी बाहर ज्यादा है, अंदर कम है. ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं. अगर इतना ही होता कि बाहर नेगेटिव बनना तो फ्लो भी रुक जाना चाहिए था. अगर इसका नेगेटिव पॉजिटिव अगर चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ बाहर कम हो गए, अंदर ज्यादा हो गए, फिर तो फ्लो भी नहीं होना चाहिए. नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव का साइन ये नहीं शो कर रहा कि अंदर मुकम्मल पॉजिटिव हो गया और बाहर मुकम्मल नेगेटिव हो गया, बाहर अंधेरा छा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सिर्फ फर्क ये है, ये कंपैरेटिव साइंस है कि अब पहले की निस्बत बाहर के कंपैरिजन अंदर पॉजिटिविटी हो गई है और बाहर अंदर के कंपैरिजन क्या होनी शुरू हो गई है, नेगेटिविटी. लेकिन फ्लो चल रहा है क्योंकि अभी भी क्या है, डिफरेंस मौजूद है. अब यहां पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक्शन पोटेंशियल जब अचीव हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल आना शुरू हो जाता है. और ये कौन सी स्टेट होगी, अब हो क्या रहा है कि जब मूव करके ये बंद तो हो ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि बंद नहीं हो रहे थे, तो ये वो स्टेज आ गई जब ये बंद हो गए. अब जैसे ही ये बंद हुए तो इसका मतलब है अब सोडियम आयन आएंगे, बताओ, क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट्स क्लोज हो गए. ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जहां पे मैक्सिमम सोडियम अंदर आ चुके होते हैं. मैक्सिमम सोडियम यहां पे आ रहे होते, जब ये स्टेज अचीव हो जाती है इसका मतलब है अब सोडियम मैक्सिमम अंदर आ चुके हैं. अब इनएक्टिवेशन गेट मुकम्मल बंद हो गया और तो और आ भी नहीं सकते, वो हमने देख लिया. ये बात समझ आ गई आपको? क्या ये ड्रॉ कर सकते हो? क्या आप वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की मूवमेंट, इनके एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट की ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल बता सकते हो? ओके, अभी मैं आता हूं ग्राफ की तरफ आता हूं, चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. अच्छा इधर देखो, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं पोटेशियम चैनल्स. हाँ जी, क्या नहीं है पोटेशियम में? एक्टिवेशन गेट है ही नहीं, सिर्फ इनसाइड की, अगेन आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड.
इन साइड में सिर्फ इनएक्टिवेशन गेट ही होते हैं, पोटेशियम में एक्टिवेशन गेट होते ही नहीं। पहली बात तो ये मैंने नहीं उड़ाया यहाँ पे, ये नेचर की तरफ से, मुझसे लड़ने लग पड़ना सर नहीं हमें नहीं पता कहीं से लेकर आए, तो ये ऐसे ही होते हैं। पहली बात तो ये होगी। अगली बात इंपॉर्टेंट, ये देखो रेस्टिंग में क्या है, सिंपल, पोटेशियम का कॉन्सेप्ट आसान है। जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है तो पोटेशियम की इनएक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है। अब जरा लाइन सुननी है गौर से, ये कराएगी गड़बड़ वाइवे के अंदर, जो अगर नहीं समझ आएगी तो इधर देखो, मेरी तरफ सारे देखो, पेपर कुकर छोड़ के, कॉल में छोड़ के मेरी तरफ देखो, एवरीवन, क्योंकि मैं चाहूंगा कि जो लोग बैठे हैं वो एटलीस्ट ये चीज सुन लें, या जो लोग सुन रहे हैं वो भी। अच्छा, होता क्या है कि जब एक्शन पोटेंशियल सोडियम में आया तो क्या हुआ था, बोलो, एक्टिवेशन गेट स्टार्ट ओपनिंग, इनएक्टिवेशन गेट स्टार्ट क्लोजिंग। Similarly, when the action potential arrives, इसी के साथ the inactivation gate of potassium start opening. जब एक्शन पोटेंशियल आता है उसी वक्त ये बात समझना जरूरी है, वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगेन जस्ट लाइक द इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम, इनकी भी कंफर्मेशन चेंज क्या है, बहुत स्लो है। आपको पता है ये फुली ओपन कब होते हैं, यहां पे आके, यस। अब मैं लाइन बोल रहा हूं, when the inactivation gate of sodium closes, that is the time when the inactivation gate of potassium is completely open. मैं एक और काम करता हूं, उससे आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। इसको मैं यहां नहीं बनाता, इसको मैं यहां बनाता। अब ठीक है, मैंने स्टेज इक्वल कर दिए। जब ये यहां पे था तो यहां पे ये था, क्लियर। जब ये शुरू हुआ तो ये भी ओपन होना शुरू हो गया, लेकिन कंप्लीटली ओपन नहीं। लेकिन जब ये स्टेज पहुंची, द इनएक्टिवेशन गेट इन दिस केस ऑफ पोटेशियम इज नाउ कंप्लीटली ओपन। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं, व्हेन द सोडियम एंट्री स्टॉप्स, पोटेशियम्स एग्जिट बिगिन। क्या मैं कह सकता हूं, यस। When the sodium entry stops, when the sodium stops moving from outside to inside of the cell, what starts? Potassium exit. Exit क्यों बोल रहा हूं, एंट्री क्यों नहीं बोल रहा? Absolutely. 140 and 4, इनका तो डिफरेंस और भी ज्यादा है सोडियम से, ये भी समझने की जरूरत है। मुझे वैसे एक बात बताओ, दोनों में से जल्दी बैलेंस कौन करेगा, सोडियम या पोटेशियम? जल्दी सोडियम। 140 से 14, ये 140 से 4, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेगा। क्या मैं ये कह सकता हूं, द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ पोटेशियम आयंस इज मोर देन द कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ सोडियम आयंस बिटवीन आउटसाइड इनसाइड ऑफ अ न्यूरॉन? यस, आई कैन से दैट। तो ये टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा, और वैसे भी ये भाईजान स्लो है, तो अगर ये स्लोली ओपन हुए हैं तो ये क्लोज भी क्या होंगे, स्लोली होंगे, थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। अल्लाह ताला ने इसको मैच भी कर दिया इसके साथ, कि इसको बैलेंस होने में टाइम भी ज्यादा लगना था, इसको क्लोज करने को भी आराम से क्लोज हो। लेकिन एक बात फिर इंपॉर्टेंट हो गई, अगर नया एक्शन पोटेंशियल आना है तो दोनों में से कौन सा वाला पोटेशियम चैनल चाहिए? आप लोगों के लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला? अगर आपको ये पता कि आपकी राइट लेफ्ट कौन सी है, लेफ्ट साइड वाला, ये भी प्रॉब्लम है ना, ये भी देखना पड़ता है। राइट बोली जा रहे हो, क्या लेफ्ट रहे हो? तो आप लोगों की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाला चैनल चाहिए अगर नया एक्शन पोटेंशियल आना है, और ये वाला सोडियम चैनल चाहिए इस कंडीशन में अगर नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। मैंने स्टोरी यहां पे खत्म कर दी है, मैंने बता दिया कि आप सोडियम चैनल इसमें शेप में होंगे, पोटेशियम इसमें होंगे। हाँ, ये स्टोरी खत्म होती है फॉर कंप्लीशन ऑफ वन एक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है तो फिर क्या, ये देखो, फिर क्या चाहिए, इसको वापस इसमें, इसको वापस इसमें करना है। और आपको पता है ये काम कौन करता है? सोडियम, पोटेशियम, एटीपीएस पंप। अब मजे की बात पता क्या है, वो डायरेक्टली इनको कुछ नहीं कहता,
सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप एक अलग ही काम कर रहा है, वो ये नहीं है। लेकिन वो जब 3 सोडियम जो अंदर आ गए उनको वापस भेजता है, और जो पोटेशियम बाहर चले गए हैं उनको अंदर लेकर आता है, तो वो दोबारा जब रीएस्टैब्लिश होता है ना कंसंट्रेशन डिफरेंस, उस रीएस्टैब्लिशिंग की वजह से सोडियम चैनल वापस इस शेप में आ जाता है, और उस रीएस्टैब्लिशिंग की वजह से पोटेशियम चैनल वापस इस शेप में आ जाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप रीजनरेट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? क्या मैं ये बोल सकता हूं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आल्सो मेंटेन्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? मेंटेनेंस का लास्ट लेक्चर में कर लिया था, मेंटेन रखते हैं। चाहे -4 का ही दे रहे थे अपना शेयर, -86 का तो सोडियम और पोटेशियम मिलकर कर रहे थे लीकी चैनल, रेस्टिंग की बात कर रहा हूं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस सिर्फ -4 ऐड कर रहा था तो -90 बन गया था। लेकिन इस केस के अंदर तो ये दोबारा रीएस्टैब्लिश करता है। तो जस्ट इमेजिन करो अगर किसी के न्यूरॉन में सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं कर रहा तो बस फिर एक ही दफा आएगा, दोबारा नहीं आएगा। आपको पता है ये क्या सिग्निफिकेंट है? मैंने एक बुक में पढ़ा, अगर आप दिन में आपकी बॉडी 100 एटीपीज यूज करती है ना, उसमें 60 to 70 एटीपीज आर यूज्ड बाय दिस। पूरी बॉडी, सिर्फ न्यूरॉन्स की बात नहीं कर रहा, ये आपको समझाने के लिए कि 60 to 70% ऑफ योर एटीपीज आर यूज्ड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपी। इसीलिए जब भी आपका एनर्जी लेवल डाउन होता है इसकी एक्टिविटी डाउन होती है, और जब इसकी एक्टिविटी डाउन होती है तो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन स्लो हो जाती है। यू फील डिजी, आप पूरी तरह ओरिएंटेड नहीं होते। और एटीपी फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? 2 थिंग्स इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स। ये तो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव चैनल्स के हवाले से। अब मैं करता हूं ग्राफ को ड्रॉ। ये बात समझ आ गई तो ग्राफ ड्रॉ करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, आज ही पढ़ लेना चाहते हैं प्लीज। लेकिन कुछ ऐसे बैठे होते हैं जिन्होंने दिल में तैयार कहते हैं नहीं पढ़ना। आप जो मर्जी कह लें, हमने आज तो नहीं पढ़ा, पढ़ लेंगे, टेस्ट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा तब पढ़ना, हमने आज नहीं पढ़ा। मर्जी आप लोग की मर्जी में, इससे ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। अब ग्राफ में ना सारी चीजें जो कुछ डाउट्स है ना, वो ग्राफ में बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ मुझे बनाने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। इधर गौर से देखना है ग्राफ को ना, मुझे ड्रॉ करते हुए देखो गौर से, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे तो बातें ध्यान में रखनी है। वोल्टेज इन मिली वोल्ट्स, नीचे है टाइम, सॉरी वाई एक्सिस पे वोल्टेज, एक्स एक्सिस पे टाइम। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? वैल्यूज लिखो, -70 मिलीवोल्ट्स। अगर आप ग्राफ में गौर से देखो, इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, शुरू हुआ है इंक्लाइंड, लेकिन जो एंड हुआ है वो है बिल्कुल स्टीप, शार्प। ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। तो ये क्या हुआ? यस, ये क्या हुआ? लाइन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी आपको समझ आएगी ये थ्रेशोल्ड, ये लाइन ऊपर कैसे उठ रही है, ये एकदम क्या हो गया, ये सारा भी आपको समझ आएगा। एक और मैं बना रहा हूं यहां पे 0 मिलीवोल्ट्स, और एक और बना रहा हूं यहां पे +35 मिलीवोल्ट्स। ये कुछ वैल्यूज हैं, जरा ध्यान में रखनी है। -70 तो आपको पता ही है क्या है, रेस्टिंग। -55 क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। 0 पे, अच्छा चलो मैं ऐसे बना लेता हूं, जो पीक है ना, पीक वो 0 पे आ जानी चाहिए। 0 समझते हो ना? 0 का मतलब ये हुआ कि जब अंदर और बाहर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बैलेंस, मतलब 0 का मतलब ये हो गया कि इनसाइड 0 है। ये सारा ग्राफ ना इनसाइड ऑफ न्यूरॉन का है, ये क्लियर कर लो। इसमें आउटसाइड ऑफ न्यूरॉन की बात नहीं हो रही।
-70 inside of neuron, -55 inside of neuron, 0 millivolt inside of neuron, +35 inside of neuron. तो लॉजिक तो ये कहती है कि जब 0 हो जाता तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बैलेंस हो गया, मतलब जितना अंदर पॉजिटिव उतना बाहर पॉजिटिव, जितना अंदर नेगेटिव उतना बाहर नेगेटिव, वो बैलेंस हो गया। लेकिन ये कहां तक जा सकता है? +35 तक। अब ये क्लियर करते हैं, अब इधर गौर से देखना है यहां पे क्या हुआ है। अब मैं रेड से लिखता हूं, ये जहां पे ये ऊपर को उठना शुरू हुआ है, यहां पे क्या हुआ है? यहां पे आया है स्टिमुलस, जहां पे ये बेस से उठा है अभी। इस स्टिमुलस के आने से हुआ क्या है एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन में? द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। किस जगह? जहां पे स्टिमुलस है। और आप लोग तो यार बहुत ही जीनियस लोग हो। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन में एक्चुअली ओपन कौन हुआ? एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन? एक्टिवेशन गेट। एंड एट द सेम टाइम कौन क्लोज होना शुरू हो गया है? द इनएक्टिवेशन गेट ऑफ सोडियम। वेरी गुड। बस ये चीजें साथ साथ मिलाते जाओ तो हमारा नॉलेज बिल्कुल कंप्लीट होता जाएगा इस कॉन्सेप्ट के अंदर, डाउट नहीं रहेगा एमसीक्यूज में। तो यहां पे क्या लिखूं? यहां पे क्या होगा? जहां पे ये लाइन बिल्कुल सीधी हो, यहां पे भी सोडियम चैनल अब गौर से समझनी है बात जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं। फ्रॉम हेयर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल टू थ्रेशोल्ड, इसके दौरान एक मैं चीज साथ ऐड कर रहा हूं, फ्यू नॉट ऑल। क्या लिख रहा हूं? फ्यू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन। फ्यू, इसका मतलब है स्टिमुलस था तो सही, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं था कि सारे के सारे चैनल्स को ओपन कर देता। उसने थोड़े से चैनल्स को ओपन कर दिया, तो थोड़े से चैनल ओपन होने से कुछ तो सोडियम अंदर आया। वो कुछ तो सोडियम अंदर आने से -70 से कहां तक बात पहुंची? -50। लेकिन स्लो है वो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सोडियम अंदर आ रहा है, वो स्लोली ऊपर जा रहा है। थ्रेशोल्ड का मतलब समझ लो, थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है जिस पे ऑल द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन, ऑल द सोडियम चैनल ओपन। यहां ना भी प्रिंसिपल यूज करते हैं, उसका नाम है ऑल और नन प्रिंसिपल। अब शायद कुछ बात समझ आएगी। अब समझो, मेरी तरफ देखो। अगर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड से नीचे ही है, इतना स्ट्रांग है ही नहीं, वो इतना स्ट्रांग था ही नहीं कि कभी थ्रेशोल्ड तक लेके जाता, तो एक्शन पोटेंशियल कभी जनरेट नहीं होगा, नन। और अगर स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि वो थ्रेशोल्ड को टच करेगा, उसको सिर्फ टच ही करना है, उससे ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ -55 की वैल्यू को टच कर रहा है। At that point, every sodium channel present at that particular neuronal membrane opens up. घोड़ों की रेस देखी हुई? टीवी पे तो जरूर देखी हो। वो घोड़ों की रेस स्टार्ट कैसे होती है, वो बैलेंस कैसे करते हैं उसको? उन्होंने, जानवर है ना, तो जानवर के लिए तो वो उतना रूल शायद ना सुने ना कि इस लाइन से पीछे रहना है। उन्होंने कैसे मेक श्योर किया होता है कि द रेस बिगिंस फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। डोर्स लगे होते हैं, वो राइडर बैठे होते हैं उसके अंदर, वो बिल्कुल रेडी बैठे होते हैं, लेकिन सबके डोर क्लोज होते हैं। वो जब रेस शुरू करते हैं तो डोर, ऑल द डोर ओपन एट द सेम टाइम। यही वो मेक श्योर करते हैं कि भाई कोई बाद में ये एतराज ना करे कि नहीं उसको पहले जाने दिए, पीछे जाने दिया, क्योंकि जानवर है ना, अगेन वही वाला प्रॉब्लम। तो वो जैसे वो गेट्स ओपन होते हैं ना, थ्रेशोल्ड पे एग्जैक्टली ऑल द सोडियम चैनल ओपन एट दैट टाइम, सारे के सारे ओपन हो जाते हैं। इसी वजह से अब ग्राफ में क्या आ गया, अब इंक्लाइन नहीं हो रहा आगे मजीद। अब क्या हो गया, एकदम ऑल द सोडियम आइंस कम इन, और वो कहां तक जाता है? इधर देखो बोर्ड पे, कहां तक जाता है? 0 मिलीवोल्ट। यूजुअली यही होता है, यूजुअली 0 तक ही जाता है। अब हैरानकुन बात तो ये है कि ये भाईजान ये क्या हो गया, इसको पता क्या कहते हैं? इस वाले पार्ट को, इसको कहते हैं ओवरशूट, ओवरशूट पोटेंशियल। तो हमें फिजियोलॉजी में क्या जानना है कि ये ओवरशूट पोटेंशियल क्यों हो रहा है, यही लॉजिक जाननी है ना इसमें। अब ये सुन लो, मेरी बात सुन लो इधर, मैं एक लाइन बोल रहा हूं। इन मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स द पीक ऑफ द एक्शियल पोटेंशियल इज 0 millivolts. मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। देयर आर सम लार्ज न्यूरॉन्स, डायमीटर का भी फर्क है ना, लार्ज फाइबर्स हैं, लार्ज न्यूरॉन्स भी हैं,
उनके अंदर अगर लार्ज साइज है तो सोडियम चैनल की अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मेम्ब्रेन का साइज बड़ा, इसका मतलब है सोडियम चैनल भी ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल और भी ज्यादा ओपन होते हैं और वो ज्यादा एंट्री अंदर होगी तो वो करते करते कहां तक चला जाता है, +35 तक भी चला जाता है। तो आपसे कोई पूछे आज के बाद कि एक्शन पोटेंशियल की पीक कहां तक आती है, तो वो 0 मिलीवोल्ट तक आती है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स। लेकिन वो ओवरशूट पोटेंशियल किस में आता है आपने बताना है, इन सम लार्ज साइज न्यूरॉन्स, इन फ्यू लार्ज साइज न्यूरॉन्स। और लॉजिक तो मैंने आपको दे ही दी, फिजियोलॉजिकल लॉजिक क्या है बिहाइंड, कि मोर द साइज ऑफ द न्यूरॉन, मोर द नंबर ऑफ सोडियम चैनल, हेंस द मोर एंट्री ऑफ द सोडियम इनसाइड द सेल। अब जब ये पीक हो जाती है, मेरी बात सुनो, ये जब पीक आ जाती है तो ये तो बात समझ आ गई। यहां पे आके सोडियम चैनल किस कंडीशन में होते हैं, ड्रॉ करना है। पीक पे क्या करूं, अब कौन सा गेट क्लोज करूं, इनएक्टिवेशन गेट क्लोजेस, अभी भी ओपन। ये वही वाली स्टेज आ गई ना, तीसरी। अच्छा, अब यहां से आगे पता क्या हो रहा है, यहां से आगे क्या हो रहा है, यहां से आगे रोल किसका आ रहा है, पोटेशियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड। मैं बार बार वोल्टेज गेटेड लिख रहा हूं ताकि लीकी ना आप इंक्लूड कर दो। लीकी का कोई काम नहीं है एक्शन पोटेंशियल के अंदर, लीकी का कोई काम नहीं है, टेंडम पोर्ट डोमेन्स का कोई रोल नहीं है एक्शन पोटेंशियल के अंदर। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, उनका इनएक्टिवेशन गेट जो यहीं पे ओपन होना शुरू हो जाता है, यहां पे आके कंप्लीटली ओपन। ये वाली स्टेज बनाई थी, यहां पे आके कंप्लीटली ओपन। तो ये ग्राफ नीचे क्यों होना शुरू हो गया है, क्योंकि आप मुझे ये कहो, क्योंकि सर ये ग्राफ जो है ये इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन का है और पोटेशियम कहां से कहां जा रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड। तो जो पॉजिटिविटी सोडियम के आने से जनरेट हुई थी वो पोटेशियम के जाने से वापस का होनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी। अच्छा, होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि जब ये भाईजान यहां पे पहुंचते तो सीधा रेस्टिंग आ जाता। इस फेज को क्या कहते हैं, यस। देखो ऐसे कर लेते हैं, पोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस खत्म हो रहा है, पोलर की डेफिनेशन। तो डीपोलराइज्ड, पोटेशियम के एग्जिट करने से दोबारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एस्टेब्लिश हो रहा है, आउटसाइड अगेन बिकमिंग पॉजिटिव, इनसाइड अगेन बिकमिंग नेगेटिव। तो रीपोलराइज, रीपोलराइज के बाद यहां से तो यूजुअली ये हो जाना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ, ये हाइपर पोलराइज की स्टेट क्यों आई, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। क्योंकि पोटेशियम, एक तो इनएक्टिवेशन गेट स्लोली बंद होते हैं और दूसरा क्या है कि इनको बैलेंस करने में टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लगता है क्योंकि इनका डिफरेंस ज्यादा है। तो इनको बैलेंस होते होते यहां पहुंच जाता। तो क्वेश्चन ये है कि हाइपर पोलराइज से वापस पोलराइज स्टेट तक कौन लेकर आता है, यहां पे किसका काम शुरू होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये जो मैंने बोला था ना कि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप रीजनरेट्स द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो समझ आए कि वो हाइपर पोलराइज स्टेट से वापस पोलराइज स्टेट पे ले जाता है न्यूरॉन। और ये वो स्टेट है, यहां पे जब पहुंचते हैं यहां पे, तो यहां पे ये क्या हो चुका होगा, बताओ, पोटेशियम का क्या हो चुका होगा, गेट क्लोज। और सोडियम भी अपनी किस स्टेट में आ चुके होंगे, ओरिजिन स्टेट। जब उनका एक्टिवेशन गेट क्लोज था, इनएक्टिवेशन गेट हो। यहां तक एक चीज जो कि अगले लेक्चर में मुझे काम देगी, यहां से लेके, जरा गौर से देखना, यहां से लेके यहां तक क्या क्या फेजेस आए, डीपोलराइजेशन, ओवरशूट, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। अगर इसके दौरान कोई नया स्टिमुलस आ जाए, क्या ये न्यूरॉन ये एक्शन पोटेंशियल छोड़ के अगला जनरेट करेगा? क्यों नहीं? Now the reason again the condition of that voltage gated sodium and potassium. ये बस ये वाइवा क्वेश्चन कि डीपोलराइजेशन, ओवरशूट, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन के दौरान अगर कोई नया स्टिमुलस भी आ जाए, और देखो स्टिमुलस का तो कोई नहीं पता ना, कोई पहला आया तो हो सकता है दोबारा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाए, लेकिन ये पूरा कंप्लीट होगा तो शायद अगला जाके जनरेट हो सकता।
ये बात जरा यहाँ पे आपने समझ लेनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे अगले लेक्चर में फायदा देगी, यही वाली बात यहाँ से। सो आज के हमारे 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे। पहला था द सेलुलर चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, क्लियर हो गया? सोडियम चैनल की मैंने 3 डायग्राम्स बनाई, पोटेशियम की 2 बनाई। क्यों इनका फर्क है? क्योंकि सोडियम में एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन गेट दोनों होते हैं, पोटेशियम में सिर्फ इनएक्टिवेशन गेट। उनकी इनिशियल याद रख लेना, बस वो ना गलत कर देना कि जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था तो सोडियम कैसा था और पोटेशियम कैसा था। और अगला जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है, जो लिखते हुए बोलते हुए गलत नहीं कर देना, जब स्टिमुलस अराइव होता है तो दोनों के दोनों ओपन होना शुरू हो जाते हैं, सोडियम का एक्टिवेशन गेट भी और पोटेशियम का इनएक्टिवेशन गेट। लेकिन फर्क क्या है कि स्पीड का फर्क है, वो एक्टिवेशन गेट ऐसे काम कर रहा था, इनएक्टिवेशन आराम आराम से ओपन क्लोज हो रहा होता है। और उसके बाद ओवरशूट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है? इन सम लार्ज न्यूरॉन यूजुअली 0 तक बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन सम लार्ज में ही 35 तक भी चला जाता है, सोडियम ज्यादा आ जाता है। और हाइपरपोलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है बताओ? क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट एक तो पोटेशियम के स्लोली क्लोज हो रहे हैं और दूसरा इसका कंसंट्रेशन डिफरेंस भी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोडियम, तो इट टेक्स अ रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। अच्छा, इस सब में टाइम कितना लगा? यहां से यहां में टाइम कितना लगा? 10,000ths of a second। ये मैं आपको बता रहा हूं ये काम कितनी तेज हुआ है। सेकंड का भी कितना? 10,000। इधर देखो मेरी तरफ, मैं कोई एक वर्ड बोल रहा हूं ना आपसे, कोई वर्ड, या मैं साथ अपना जेस्चर यूज कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज चल फिर रहा हूं। Thousands and millions of action potential are working in my body। आप लिख रहे हो ना, लिखते हुए अपने एक टेक्निकल तरीके से, आपने हर किसी का डिफरेंट होता है, बॉल पेन पकड़ी हुई, एक कॉपी रखने का आपका तरीका है। Thousands of action potential are being used at that time। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि पढ़ने में ये प्रोसेस 1 घंटा लग गया हमें, लेकिन एक्चुअल में ये कितनी देर ले रहा है? ओनली 10,000। तो समझो 1 सेकंड में कितने एक्शन पोटेंशियल आए, और फिर मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल्स आप कितने काम कर रहे हो डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव। क्लियर हो गया? एक्शन पोटेंशियल को सिर्फ लिख लोगे, चैनल को ड्रॉ कर लोगे, ये ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, ग्राफ के साथ ये डिफरेंट फेजेस को लेबल करके एक्सप्लेन कर सकोगे। आई एम डन विद टुडे, थैंक यू।